नमस्कार। तो आज अपने बात करते हैं चैप्टर नंबर 33, जिसका पहला पार्ट है वीडियो का, मानव में भ्रूणीय परिवर्तन, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन ह्यूमन। मानव में भ्रूण का विकास कैसे होता है। हमने निषेचन तक पढ़ लिया। निषेचन द्वारा किसका निर्माण होता है? युग्मनज। आज अपने इससे आगे की बात करते हैं। युग्मनज एक कोशिकीय होता है और शुरुआत में धरती पर जीव का विकास एक कोशिकीय अवस्था में प्रारंभ हुआ। सबसे पहले डियर फ्रेंड्स एक कोशिकीय जीव बने और एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय जीवों का विकास हुआ। तो ऑटोजेनिक डेवलपमेंट रिप्रेजेंट फाइलोजेनिक डेवलपमेंट। प्रत्येक जीव ये प्रदर्शित करता है कि शुरुआत में एक कोशिकीय जीव था और बाद में बहुकोशिकीय जीव का विकास हुआ। ये प्रदर्शित कब करता है? भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान। तो हमने आज बात करते हैं कि नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु दोनों के संयोजन द्वारा जाइगोट का निर्माण हुआ। ये प्रक्रिया कहलाई निषेचन। निषेचन में विभाजन एवं विभेदन द्वारा भ्रूण के निर्माण की प्रक्रिया भ्रूणोद्भवन कहलाती है। भ्रूणोद्भवन या भ्रूण का विकास, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की प्रोसेस जो है, यानी निषेचन हो गया, निषेचन होने के बाद और अब भ्रूण का विकास कौन कौन सी स्टेप आती हैं उनके बारे में अपने बात करते हैं। तो भ्रूणीय विकास की प्रक्रिया मुख्य रूप से 3 स्टेप में कंप्लीट होती हैं। पहला है विदलन या क्लीवेज, दूसरा ब्लास्टुलेशन या कोरक भवन और तीसरा गेस्ट्रुलेशन या गेस्ट्रुला भवन। सबसे पहले बात करते हैं विदलन की, क्लीवेज या विदलन। विदलन को देखिए आप, ये शुक्राणु और अंडाणु के संयोजन से फर्टिलाइजेशन हुआ। थोड़ा सा बैक में जाइए। नर युग्मक शुक्राणु, मादा युग्मक अंडाणु, दोनों के संयोजन से किसका निर्माण हुआ? युग्मनज का। और युग्मनज एक कोशिकीय। एक कोशिकीय युग्मनज यानी निषेचन के 48 घंटे के बाद इसमें विभाजन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। किसमें? युग्मनज में। और ये युग्मनज कहाँ है? मादा की अंडवाहिनी में, जहां पर निषेचन हुआ है, एम्पुला पार्ट में निषेचन हो गया। निषेचन के 48 घंटे के बाद इस कोशिका में विभाजन होता है। किसमें विभाजन होता है? युग्मनज में विभाजन होता है, जाइगोट में विभाजन होता है। विभाजन किस प्रकार का है? समसूत्री विभाजन है। लेकिन ध्यान रहे, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इसका आकार नहीं बढ़ेगा, केवल संख्या बढ़ेगी। तो समसूत्री विभाजन शुरू हो जाता है और इसे 2 कोशिकीय भ्रूण का विकास होता है। एक कोशिका से बन गई 2 कोशिका, फिर विभाजन होगा, फिर 4 कोशिकीय और लगभग 3 दिनों के बाद 16 कोशिकीय भ्रूण का विकास हो जाता है। 16 कोशिकीय जो एम्ब्रियो है, 16 सेल एम्ब्रियो, इसका डेवलपमेंट हो जाता है। और इसमें बनने वाली जो प्रत्येक कोशिका है, जिसको अपने क्या कहते हैं? कोरक खंड। डियर फ्रेंड्स, जुड़वा जो संतानें उत्पन्न होती हैं, जुड़वा ट्विंस जिसको बोलते हैं, इसमें ये जो 2 कोशिकीय अवस्था आपको दिखाई दे रही है, इसमें 2 कोशिकाएं बनी हैं। ये अगर दोनों कोशिकाएं अलग अलग हो जाए, 2 जीवों का विकास होगा निश्चित है। इसकी प्रत्येक कोशिका क्या है? टोटिपोटेंसी है, जिसको हम पूर्ण शक्त कहते हैं। पूरे जीव का निर्माण करने में सक्षम होती है, पूर्ण शक्त। 2 कोशिकाएं हैं, पूर्ण शक्त है। 4 कोशिकाएं ये अलग अलग हो गई तो 4 भ्रूण का, 4 जीवों का 4 बच्चे उत्पन्न होंगे। अगर 16 अलग अलग हो गई तो फिर डेवलपमेंट ठीक ढंग से नहीं हो पाएगा। 4 तक सही है, 4 के बाद में किसी के हाथ नहीं होंगे, किसी के पैर नहीं होंगे। तो 3 दिनों के बाद में 16 कोशिकाएं बन जाती हैं। 16 कोशिकाएं जब बनती हैं, प्रत्येक कोशिका को ब्लास्टोमियर या कोरक खंड कहते हैं। और ये स्टेज क्लीवेज के अंदर पूर्ण होती है। इसके बाद क्लीवेज में 16 सेल युक्त 16 कोशिकीय युक्त एक ठोस गेंदनुमा आकृति बनती है, जिसको अपने क्या कहते हैं? मोरुला कहते हैं।
तो विदलन की क्रिया में एक कोशिकीय युग्मनज में लगातार विभाजन होता है और विभाजन की प्रक्रिया द्वारा कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है, लेकिन आकार नहीं बढ़ता और बनने वाली प्रत्येक कोशिका कोरक खंड कहलाती है, ब्लास्टोमियर कहलाती है। और जब कोशिकाओं की संख्या 16 हो जाती है तो 16 सेल 16 कोशिका युक्त जो भ्रूण है, ठोस गेंदनुमा आकृति बनती है, उसको हम मोरुला कहते हैं। विदलन की प्रक्रिया के दौरान 16 कोशिका युक्त ठोस गेंदनुमा आकृति जो बनती है उसी का नाम मोरुला है। ये प्रैक्टिकल का पार्ट भी है, अलग अलग स्टेज आती है, विदलन का भी डायग्राम दिया जाता है। तो प्रैक्टिकल का जो पार्ट है वो थ्योरी में से ही है। प्रैक्टिकल को याद करोगे, थ्योरी की चीजें ऑटोमेटिक याद होगी, ढंग से याद होगी। और अगर ये आपने ढंग से पढ़ा है तो भी आप जवाब दे सकोगे। तो डियर फ्रेंड्स, इसमें युग्मनज में लगातार विभाजन होता है और लगातार विभाजन द्वारा पहले 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16 कोशिकीय भ्रूण बनता है। बनने वाली प्रत्येक कोशिका जो है वो पूर्णशक्त होती है और प्रत्येक कोशिका को ब्लास्टोमियर या कोरखंड कहते हैं। 16 कोशिका युक्त ठोस गेंदनुमा आकृति जो बनती है उसको क्या कहते हैं? मोरुला कहते हैं। ये क्लीवेज की स्टेज है। ये प्रक्रिया यहां तक कहां कंप्लीट होती है? अंडवाहिनी। उसके बाद में ये जो मोरुला है, ये मोरुला गर्भाशय में पहुंचता है। ओके, गर्भाशय में पहुंचने के बाद इसके गर्भाशय के द्वारा जो स्रावित द्रव है, आंतरिक झिल्ली एंडोमेट्रियम के द्वारा, आंतरिक लेयर, इनर लेयर जो होती है, द्रव्य का श्रावण किया जाता है। वो द्रव्य इसके अंदर प्रवेश कर जाता है और इससे कोशिकाओं के 2 स्तर बन जाते हैं। बाहर की तरफ एक कोशिकाओं का स्तर बनता है जिसको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट, पोस्कोर्क। क्या कहेंगे? पोस्कोर्क। बाहर की तरफ जो कोशिकाओं का स्तर बनेगा उसको पोस्कोर्क कहेंगे। उसके बाद अंदर भी एक कोशिकाओं का समूह बनेगा छोटा सा, जिसको इनर सेल मोस या आंतर कोशिका समूह, आंतरिक कोशिका समूह, आंतरिक कोशिका समूह। दो भागों में बंट गई। जो मोरुला की कोशिकाएं थी, एक लेयर तो बाहर की तरफ रह गई जिसका नाम दिया हमने ट्रोफोब्लास्ट, और एक हो गया झुंड एकत्रित अंदर वाले भाग में जिसको इनर सेल मोस। और दोनों के बीच में जो खाली जगह रही उसमें गर्भाशय के द्वारा जो स्रावित द्रव्य है वो भर जाता है। और इस खाली जगह यहां पर एक गुहा बनती है, इस गुहा को कहते हैं ब्लास्टोसील। तो मोरुला से ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण, और ये पूरी जो संरचना है ये कहलाती है ब्लास्टोसिस्ट। मोरुला से ब्लास्टोसिस्ट के निर्माण की प्रक्रिया ब्लास्टुलेशन या ब्लास्टुला भवन कहलाती है, या कोर्क भवन कहलाती है। तो बाहर की तरफ पोस्कोर्क कोशिकाएं और अंदर की तरफ इनर सेल मोस बन जाता है। और 7वें या 8वें दिन ये क्या होता है? गर्भाशय के आंतरिक स्तर से चिपक जाता है। फिर से समझिए इसको, एक बार फिर से बताता हूं मैं इसको। मोरुला कहां पहुंचती है? गर्भाशय में। पहुंचते ही गर्भाशय द्वारा जो स्रावित द्रव्य है वो अंदर एंटर हो जाता है, जिसे यूटेराइन मिल्क कहते हैं, गर्भाशयी दूध। और इसमें कोशिकाओं के 2 स्तर हो जाते हैं, 2 भागों में बट जाती है कोशिकाएं। एक तो बाहर की तरफ परत होती है, उसको कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट, और एक अंदर की तरफ कोशिकाओं का जो समूह होता है जिसको कहते हैं इनर सेल मोस। और बीच में जगह रहती है, इसको कहते हैं ब्लास्टोसील कैविटी या ब्लास्टोसील गुहा। और इसमें जो फ्लूइड भरा रहता है उसको कहते हैं यूटेराइन मिल्क या गर्भाशयी दूध। और ये जो पूरी संरचना है ये कहलाती है ब्लास्टोसिस्ट। तो मोरुला से ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण, ये प्रक्रिया क्या कहलाई? ब्लास्टुलेशन या कोरक भवन। आगे समझ में, कोरक भवन का निर्माण हुआ। अब ये ब्लास्टोला स्टेज है, और ये ब्लास्टोला स्टेज में ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण हुआ। ये ब्लास्टोसिस्ट
7वें या 8वें दिन रोपण का कार्य होता है। गर्भाशय की आंतरिक उपकला जो है उसके अंदर फिट हो जाती है, जुड़ जाती है। और इसके बाद में अगली स्टेज प्रारंभ होती है भ्रूणीय परिवर्धन की, गेस्टुलेशन। गेस्टुला भवन, गेस्टुला भवन की क्रिया किस प्रकार होती है? गेस्टुलेशन रोपण के पश्चात, रोपण जो हुआ है यानी गर्भाशय के आंतरिक स्तर से ये ब्लास्टोसिस्ट या कोरक पुट्टी जो है, कोरक पुट्टी क्या हुआ? जुड़ गई। जुड़ने के बाद क्या होगा? इनर सेल मोस, जो अंदर की साइड में दिख रहा था अपने को, ये इनर सेल मोस है। इस इनर सेल मोस से 3 जनन स्तर बनते हैं। क्या बनेंगे? 3 जनन स्तर। कौन कौन से? बाहर की तरफ एक्टोड्रम, अंदर की तरफ एंडोड्रम और बीच में मीजोड्रम। एक्टोड्रम, मीजोड्रम, एंडोड्रम, 3 स्तरों का निर्माण होता है। और ये ब्लास्टोसील गुहा जो है, ये गुहा लुप्त हो जाती है और इसकी जगह पर एक नई गुहा बनती है जिसको बोलते हैं आर्चेंटिरोन। और इस गुहा में आगे यहां पर जो छिद्र होता है, इस छिद्र को कहते हैं अपने ब्लास्टोपोर। ब्लास्टोपोर। जिन जंतुओं में ब्लास्टोपोर से मुख का निर्माण होता है वो जंतु कहलाते हैं प्रोटोस्टोमिया, और जिनमें गुदा द्वार का निर्माण होता है वो कहलाते हैं ड्यूटेरोस्टोमिया। प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटेरोस्टोमिया ये वर्गीकरण का आधार है मुख रंध्र यानी ब्लास्टोपोर जो है। तो कोरक पुट्टी में उपस्थित इनर सेल मोस या आंतरिक कोशिका समूह द्वारा 3 जनन स्तरों के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? गेस्टुलेशन कहलाती है, गेस्टुला भवन कहलाती है। कोरक पुट्टी में रोपण के पश्चात आंतरिक कोशिका समूह द्वारा एक्टोड्रम, एंडोड्रम और मीजोड्रम का निर्माण किया जाता है और यह प्रक्रिया गेस्टुला भवन कहलाती है। एक्टोड्रम, एंडोड्रम और मीजोड्रम 3 परतें जो बनती हैं, इन्हीं से आगे चलकर इन तीनों परतों का क्या भविष्य होगा इसकी अपने बात करते हैं। तो इससे होगा ऑर्गेनोजेनेसिस, अंग भवन, यानी अंगों का निर्माण होगा। जैसे मस्तिष्क का निर्माण एक्टोड्रम द्वारा किया जाता है। ये 3 परतें ऐसी है जो पूरी बॉडी का निर्माण करेगी, पूरे भ्रूण का विकास करेगी। और हमने कहा कि साहब ये ट्रोफोब्लास्ट जो थी ये क्या करती है? ये बनाती है अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां। एक तो होती है भ्रूणीय झिल्लियां, इनको हमने एक्टोड्रम, एंडोड्रम, मीजोड्रम को भ्रूणीय झिल्लियों की संख्या दे देते हैं। और एक होती है अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां। अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां भ्रूण जब बाहर आता है उसके साथ ही नष्ट। कौन कौन सी अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां? एमनियन, कोरियन, एलेंटोइस और योग से 4 भ्रूणीय झिल्लियां हैं, जिसमें एमनियन जो होती है उसमें एमनियोटिक फ्लूइड भरा रहता है और गर्भ में भ्रूण है वो मछली की तरह तैरता रहता है क्योंकि उसको फ्लूइड मिलता रहे। एलेंटोइस जो झिल्ली है जिसको भ्रूण का मूत्राशय भी कहा जाता है, उसमें अपशिष्ट पदार्थ एकत्रित होते हैं। कोरियन जो है उससे तंतु निकलते हैं, पार्ट्स, कोरियोनिक विलाई निकलते हैं और वो विलाई प्लेसेंटा द्वारा जुड़े रहते हैं और माता के जो गर्भाशय का जो स्तर है उसके अंदर धंस जाते हैं और प्लेसेंटा का निर्माण करते हैं, जिससे लगातार जो गर्भस्थ भ्रूण है वो माता के रक्त से पोषण प्राप्त करता रहता है। तो डियर फ्रेंड्स, हमने बात की कहां तक? पहला क्लीवेज, जिसमें लगातार समसूत्री विभाजन द्वारा कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है और ये प्रक्रिया कहां संपन्न हो जाती है? अंडवाहिनी के अंदर। दूसरा हमने बात की गर्भाशय में पहुंचने के बाद अगली स्टेज आती है ब्लास्टुला, जिसमें कोरक पुट्टी का निर्माण होता है। और थर्ड स्टेज जब रोपण हो जाता है कोरक पुट्टी का तो उसके बाद में 3 स्तर बनते हैं, एक्टोड्रम, एंडोड्रम और मीजोड्रम। और इसके बाद इन तीनों स्तरों का भविष्य होता है अंग निर्माण करना। आगे चल करके ये अंगों का विकास करेंगे
और ये स्टेज कहलाती है गैस्ट्रुलेशन या गैस्ट्रुला भवन। अब अपने आगे बात करते हैं कि इन तीनों परतों से कौन सी परत से किसका कौन सा अंग बनेगा, इनकी अपने बात करते हैं। हाँ, तो अपने देख रहे हैं एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म का भविष्य। इन तीनों परतों, ये जो 3 जर्मिनल लेयर बनती है, इनके द्वारा आगे चलकर मुख्य रूप से किन किन अंगों का विकास होता है। तो एक्टोडर्म द्वारा देखते हैं हमने एपिडर्मिस, त्वचा की बाहरी परत, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र का विकास एक्टोडर्म द्वारा होता है। इसके अलावा आंख की रेटिना यानी जो आंतरिक परत है जिस पर प्रतिबिंब बनता है, लेंस, उत्तल लेंस पाया जाता है आंख के अंदर, कॉर्निया, ये जो उभरा हुआ भाग है, ये सभी एक्टोडर्म द्वारा विकसित होते हैं। इसके अलावा सेलेवरी ग्लैंड, लार ग्रंथियां मानव के अंदर 3 जोड़ी पाई जाती है, सबलिंगुअल, सबमैक्सिलरी और पैरोटिड। ये जो ग्रंथियां हैं वो भी एक्टोडर्म द्वारा विकसित होती है। इसके अलावा पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता था, पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टोडर्म द्वारा विकसित होती है, मस्तिष्क के पृष्ठभाग में स्थित होती है। पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि थर्ड आई ऑफ ह्यूमन, मानव की तीसरी आंख जो है वो भी एक्टोडर्म द्वारा विकसित होती है। इसके अलावा एड्रिनल ग्रंथि जो वृक्क के ऊपर, किडनी के ऊपर स्थित होती है, ये भी एक्टोडर्म द्वारा विकसित होती है। हाइपोथैलेमस जिसे मास्टर ऑफ ऑर्केस्ट्रा, ये बैंड मास्टर कहा है अपने अंतःस्रावी ग्रंथियों का सुप्रीम कमांडर, ये जो मस्तिष्क का भाग है, अग्र मस्तिष्क का, ये भी एक्टोडर्म द्वारा बनता है। आगे चलें, मेसोडर्म, मेसोडर्म द्वारा कौन कौन से पार्ट बनेंगे? ड्रमिस, एपिडर्मिस ऊपरी लेयर होगी, उसके नीचे की लेयर होती है ड्रमिस, इसका निर्माण मेसोडर्म द्वारा होता है। इसके अलावा जितनी भी मसल्स है, मस्कुलर टिश्यू, पेशीय ऊतक जो बॉडी के अंदर है, रेखित, अरेखित और हृदय पेशी, 3 प्रकार की जो पेशियां हैं, तीनों का विकास मेसोडर्म द्वारा किया जाता है। इसके अलावा कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, अस्थि, उपास्थि, रक्त, जितने भी संयोजी ऊतक है जो अंगों को आपस में जोड़ते हैं, उनका निर्माण मेसोडर्म द्वारा होता है। इसके अलावा एंडोस्केलेटन, अंतःकंकाल, अंतःकंकाल में आती है अस्थियां, अस्थियां ओसिन प्रोटीन पाई जाती हैं जिसमें हेवर्सियन सिस्टम पाया जाता है। एंडोस्केलेटन मेसोडर्म द्वारा विकसित होता है। इसके अलावा हृदय, आर्टरीज, वेन्स, यानी हृदय, धमनियां और शिराएं जो है सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आती है, ये सभी मेसोडर्म द्वारा विकसित होती है। इसके अलावा किडनी, मानव के अंदर 2 किडनी पाई जाती है, दोनों किडनियों का विकास मेसोडर्म द्वारा होता है। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जननों का विकास, जनन तंत्र का विकास जो है वो मेसोडर्म द्वारा होता है। इसके अलावा नोटोकॉर्ड जो बाद में किसमें रूपांतरित हो जाती है? रीढ़ की हड्डी में रूपांतरित हो जाती है। नोटोकॉर्ड का विकास भी मेसोडर्म द्वारा होता है। इसके बाद में देखते हैं हमने एंडोडर्म द्वारा क्या क्या पार्ट विकसित होते हैं। स्टोमक, आमाशय, आमाशय और आंत की जितनी भी ग्रंथियां हैं, ब्रूनर की ग्रंथियां हैं, जठरस श्रवण करने वाली ग्रंथियां हैं, तो ये सभी जो है वो एंडोडर्म द्वारा विकसित होगी। इसके अलावा जीवा, जो मसल पार्ट है मुंह में, जीवा, जीवा का विकास भी एंडोडर्म द्वारा होता है। इसके अलावा लीवर, यकृत, यकृत का विकास एंडोडर्म द्वारा। पैंक्रियास, अग्नाशय, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि और थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि तो सीने में स्थित होती है, थायराइड और पैराथायराइड दोनों ग्रंथियां हैं वो गले में स्थित होती है। इन सभी ग्रंथियों का विकास भी एंडोडर्म द्वारा होता है। तो ये तो थे तीनों जनन स्तरों का भविष्य। अब अपने बात कर लेते हैं कि मानव में जो भ्रूणीय परिवर्तन होता है वो किस समय किस अंग का विकास होता है और भ्रूण का परिवर्तन कैसे होता है, इसको अपने एक समरी के तौर पर देखते हैं। तो पहला वीक जो होता है गर्भधारण का, निषेचन के 48 घंटे बाद विदलन प्रारंभ हो जाता है। पहले वीक की बात कर रहा हूं मैं। 48 घंटे बाद विदलन प्रारंभ हो जाता है। तीसरे दिन मोरुला स्टेज आती है, 16 कोशिकीय भ्रूण बनता है। चौथे दिन कोरक पुट्टी का निर्माण हो जाता है
और कोरक पुटी है वो गर्भाशय में प्रवेश कर जाती है। 7वें और 8वें दिन रोपण की क्रिया हो जाती है, यानी गर्भाशय के आंतरिक सतह के अंदर धंस जाती है कोरक पुटी को। दूसरे वीक की अपने बात करें, दूसरा सप्ताह है। दूसरे सप्ताह में बाह्य भ्रूणीय झिल्लियां, मैंने बताया था ट्रोफोब्लास्ट जो है, इससे एमनियन, कोरियन, एलेंटाइस और योग से 4 बाह्य भ्रूणीय झिल्लियां होती है। एक्टोड्रम, एंडोड्रम, मीजोड्रम, इसको अपने भ्रूणीय झिल्लियों की संख्या देते हैं। तो बाह्य भ्रूणीय झिल्लियां कौन सी होगी? जैसे मान लो एम्ब्रियो है, भ्रूण है, इसको ऐसे समझे, इस अंदर वाले पार्ट का तो जो निर्माण हो रहा है, ये तो है एक्टोड्रम, एंडोड्रम और मीजोड्रम द्वारा, और इसके चारों तरफ जो झिल्लियां हैं वो 4 झिल्लियां होगी, एमनियन, कोरियन और एलेंटॉइस और यॉक से। ये चारों झिल्लियां किससे बनेगी? हमने देखा ये जो कोरक पुटी है, इस कोरक पुटी में 2 प्रकार की कोशिकाएं हैं। एक तो बाहर की तरफ तो है ट्रोफोब्लास्ट और अंदर की तरफ है इनर सेल मॉस। इस प्रकार का आंतरिक कोशिका समूह हमने देखा था। ये आंतरिक कोशिका समूह तो बनाता है एक्टोड्रम, एंडोड्रम, मीजोड्रम, और जिससे आगे चल करके ये पूरा भ्रूण बनता है। ठीक है, और ये बाहरी परत जो है ये बनाती है बाह्य भ्रूणीय झिल्लियां। ये भ्रूण के बाहर जो भ्रूण जन्म लेते के साथ ही नष्ट हो जाती है। तो सेकंड वीक में बाह्य भ्रूणीय झिल्लियां बन जाती है, एमनियन, कोरियन, एलेंटॉइस और योगसेक। 14वें दिन आदि जनन रेखा का निर्माण हो जाता है। इसके बाद तीसरे से छठा सप्ताह जो है, जिसमें एंडोड्रम और मीजोड्रम विकसित हो जाती है। एक्टोड्रम का विकास पहले से ही हो जाता है। फेफड़े और किडनी दिखाई देने लगती हैं। इसके अलावा 20वें दिन न्यूरोलाइजेशन होता है। न्यूरोलाइजेशन का मतलब तंत्रिका भवन, तंत्रिका तंत्र का विकास शुरू हो जाता है। 28वें दिन हृदय की प्रथम धड़कन सुनाई देती है। डॉक्टर पहली धड़कन स्टेथोस्कोप की सहायता से सुन सकता है 28वें दिन। इसके बाद 6ठे से 8वें सप्ताह की अगर हमने बात करें तो उसमें बाहरी कान उभरने लगते हैं और यकृत में आरबीसी का निर्माण हो जाता है। इसका मतलब ब्लड बनना शुरू हो जाता है। 7वें वीक में अस्थि का निर्माण शुरू हो जाता है, हड्डियां बननी शुरू हो जाती हैं, हृदय पूर्ण विकसित हो जाता है और हृदय की धड़कन है वो 167 प्रति मिनट होती हैं और छोटे मनुष्य की भांति दिखाई देता है। यानी 8 सप्ताह का जो भ्रूण है वो गर्भ कहलाता है, फीट्स। अब एक मनुष्य की भांति दिखाई देने लगता है, मनुष्य का आकार। इसका मतलब है इससे पहले एबॉर्ट करवाया जा सकता है रोगग्रस्त की अवस्था के अंदर। इसके बाद भ्रूण को काटकर बाहर निकालना आसान नहीं है। अब इसके बाद 9 से 12 सप्ताह की अगर अपनी बात करें, 9वें से 12वां, जिसमें ये जो गर्भस्थ शिशु है वो अंगूठा चूसना प्रारंभ कर देता है, पलकें बंद हो जाती हैं, हाथ पैरों में गति पाई जाती है, बाहर में लगभग 75% वृद्धि होती है। 11वें सप्ताह में नाक व होंठ विकसित हो जाते हैं। अब बात करें हमने 12 सप्ताह का मतलब 3 महीने हो गए। तीसरे और चौथे महीने में यानी 3 से 4, जिसमें स्वाद गलिकाओं का विकास शुरू हो जाता है, अंतर में ग्लूकोज का पाचन शुरू हो जाता है और इनका जो मल होता है वो मिकोनियम कहलाता है। स्पष्ट हलचल दिखाई देती हैं, माता अनुभव कर सकती है गर्भस्थ शिशु की, जिसको अपने क्लिकनिंग कहते हैं। और चौथे से छठे महीने का जो टाइम है जिसमें श्वसन नलिकाओं का निर्माण पूर्ण हो जाता है, श्वास नलिकाएं पूरी विकसित हो जाती है और एक शिशु एक श्वेत चादर के समान द्रव्य से ढक जाता है, जिसको वर्निक्स कहते हैं। आंतरिक कर्ण और सिर पर बाल उगने लगते हैं, यानी 6ठे महीने में। और जन्म 6ठे से जन्म तक बाहर में वृद्धि होती है, अश्रु ग्रंथि सक्रिय हो जाती है, सूंघने की क्षमता विकसित हो जाती है और फेफड़ों में कोशिकाओं का विकास प्रारंभ हो जाता है। और इसके अलावा प्रसव पीड़ा प्रारंभ हो जाती है। हार्मोन के द्वारा, हार्मोन के स्रावन से ये प्रक्रियाएं प्रारंभ हो जाती है। तो इसमें ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो क्रियाशील होता है। प्रसव पीड़ा प्रारंभ करने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है और एस्ट्रोजन हार्मोन
भी इसमें सहायता करता है, जिससे शिशु का जन्म होता है। तो डियर फ्रेंड्स, हमने ये चैप्टर नंबर 33 इस वीडियो में कंप्लीट किया है।